नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह आज हम अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बतलाया था शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हमने आपको बतलाया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक प्रकार का विधायक अथवा शुद्ध विज्ञान है, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ओर जहाँ विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन एवं उनकी शिक्षा प्रक्रिया पर विचार करता है, तो दूसरी ओर प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी क्या करता है, विचार करता है। फिर हमने आपको बतलाया कि एक ओर जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है विद्यार्थियों के अध्ययन पर क्या करता है, विचार विमर्श करता है, वहीं अभिभावकों, अध्यापकों एवं वातावरण की प्रक्रियाओं का भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान गहनता से अध्ययन करता है। और हमने इसकी प्रवृत्ति में बतलाया प्रकृति में शिक्षा मनोविज्ञान अति व्यापक भी है और अति सूक्ष्म भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली भी है और स्थिर भी है। शिक्षा मनोविज्ञान विकासोन्मुख भी है और शिक्षा मनोविज्ञान समस्या जन्य भी है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से यानी अधिगम कर शिक्षण यानी शिक्षक से भी है और अधिगम प्रक्रिया से यानी शिक्षार्थी से भी है। इस प्रकार हमने अपनी पिछली कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अध्ययन कार्य करवाया था। अब आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप देख रहे हो सन 1945, कब? सन 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद, अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद के शिक्षा मनोविज्ञान विभाग, कौन सा विभाग? शिक्षा मनोविज्ञान विभाग, सन 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद के शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र बतलाए, तो वो निम्न क्षेत्र बतलाए। सबसे पहला क्षेत्र बतलाया उसने मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी सन 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद के शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र बतलाए, और उनमें सबसे पहला क्षेत्र बतलाया था उन्होंने मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और इस मानव विकास अथवा ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बालक के वृद्धि एवं विकास का, उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का, उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की भिन्न भिन्न विशेषताओं का क्या करते हैं, अध्ययन कार्य करते हैं। फिर अगला जो क्षेत्र बतलाया, अगला क्षेत्र बतलाया अधिगम। क्या बतलाया? अधिगम। तो शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो दूसरा क्षेत्र बतलाया वो बतलाया था अधिगम, यानी सीखना, यानी बालक किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से वो उसका सीखना होता है, सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक अथवा तत्व प्रभावित करते हैं, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, अपने अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो दूसरा क्षेत्र कौन सा बतलाया? अधिगम। पहला क्षेत्र क्या बतलाया? मानव विकास। तीसरा क्षेत्र व्यक्तित्व व समायोजन, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने शिक्षा मनोविज्ञान का जो तीसरा क्षेत्र बतलाया वो उन्होंने क्या बतलाया? व्यक्तित्व और समायोजन। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत हम व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व को कौन कौन सी कारक अथवा कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? व्यक्तित्व क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। इसी के बाद समायोजन, जो समायोजन क्षेत्र है उसमें समायोजन होता क्या है, समायोजन की क्या क्या रक्षा युक्तियां हैं, प्राणी अपने जीवन में सुचारू रूप से
लगातार अनवरत लगे रहने के लिए क्या क्या रक्षा युक्तियां प्रयोग में लाता है या किस किस प्रकार से अपना बचाव करता है। यह सारी विषय वस्तु हम कहाँ अध्ययन करेंगे, इसके समायोजन क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला मापन एवं मूल्यांकन, जो चौथा क्षेत्र बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने, वो बतलाया मापन एवं मूल्यांकन। तो इस वाले क्षेत्र में हम मापन अथवा मूल्यांकन से क्या क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, ये सारी विषय वस्तु का हम कौन से वाले क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत करेंगे। और अंतिम क्षेत्र बतलाया अध्ययन विधियां। कौन सा क्षेत्र बतलाया, अध्ययन विधियां। तो अंतिम क्षेत्र था अध्ययन विधियां, यानी ज्ञान की प्रकृति के अनुसार बालक का अधिगम सरल सहज एवं सुलभ बनाने के लिए भिन्न भिन्न अध्ययन विधियों को भी क्या है हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं अथवा उनका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सन 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद के शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने क्या बतलाए, निम्न क्षेत्र बतलाए। और सबसे पहला क्षेत्र क्या बतलाया उसने, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और मानव विकास के अंतर्गत हम बालक की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसके विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, विकास की अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी अवस्थाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ अध्ययन करेंगे, मानव विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला उन्होंने क्या क्षेत्र बतलाया था, अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो यहाँ बालक के सीखने की प्रक्रिया का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सीखने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनसे बालक का सीखना सहज सरल और सुलभ बनता जाता है। अगला व्यक्तित्व एवं समायोजन। व्यक्तित्व के अंतर्गत हम व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य, व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार बतलाए गए, व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां, इन सबका अध्ययन हम किस क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे, व्यक्तित्व क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद समायोजन। समायोजन के अंतर्गत क्या बतलाया कि समायोजन से क्या तात्पर्य है, समायोजन के लिए व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान कौन कौन सी समायोजन रक्षा युक्तियां काम में लेता है या प्रयोग में लाता है, यह सारी चीजें हम कुछ क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, समायोजन क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। और अगला क्षेत्र बताया मापन एवं मूल्यांकन। और मापन और मूल्यांकन क्षेत्र के अंतर्गत हम मापन अथवा मूल्यांकन से क्या तात्पर्य, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इन सब का अध्ययन हम मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। और अंतिम क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने क्या बतलाया, अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियों के अंतर्गत हम ज्ञान की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों के भिन्न भिन्न ज्ञान के प्रकरणों के अनुसार जो भिन्न भिन्न अध्ययन पद्धतियां या शिक्षण विधियां हैं उनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां, इनका अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से यह क्या है, 5 क्षेत्र बतलाए। अब यदि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो इसका क्षेत्र क्या है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत सीमित है। लेकिन मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, अत्यंत व्यापक, अत्यंत बड़ा है। ध्यान से समझो, यानी जो मनोविज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं, चाहे वो सैन्य मनोविज्ञान हो, खेल मनोविज्ञान हो, विद्यालय मनोविज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान हो, किशोर मनोविज्ञान हो, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो, अनेकों शाखाओं की तुलना में यदि देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र तो शाखाओं की तुलना में तो अत्यंत व्यापक है, लेकिन मनोविज्ञान की तुलना में क्या है, अत्यंत सूक्ष्म अथवा अत्यंत छोटा है। तो आप देख रहे हो कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है किस पर बल दे रहा है, 2 प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, शिक्षण का व अधिगम का। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किनसे है, शिक्षा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया यानी शिक्षार्थी से, तो उसकी क्या है, अधिगम प्रक्रिया से। शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया, शिक्षा प्रदान करने वाला मतलब कौन होता है, शिक्षक, यानी उसका शिक्षण कार्य, तो शिक्षण से। तो आप देख रहे हो जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षण और अधिगम पर ही क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ऐसे वो कारक जो बालक के सीखने को प्रभावित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बालक अथवा शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी के अधिगम को, सीखने को प्रभावित कर रहे हैं, अथवा
शिक्षक के शिक्षण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वे सभी कारक क्या कहलाते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। तो एक छोटा सा ही टॉपिक है, शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, शिक्षण के चर वे हैं जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। शिक्षण के चर क्या कहलाते हैं, शिक्षण के चर वे कारक, वे प्रभाव जो अधिगमकर्ता के सीखने को क्या करें, प्रभावित करें। तो वो कारक प्रभाव क्या कहलाते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। अब जो शिक्षण के चर हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं, 5 हैं। कितने शिक्षण के चर, मुख्य रूप से 5। सबसे पहला शिक्षक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षण के चरों का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले जो प्रथम चर है वो क्या है, शिक्षक। और आप देख रहे हैं शिक्षक को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर भी कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की अध्ययन पद्धतियों उपयोग करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो यह क्या है, शिक्षक स्वतंत्र चर है। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान के इस चर के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक के व्यवहार एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। बात ध्यान से समझो, यानी शिक्षक क्या है, यह स्वतंत्र चर है। और इसके अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक के व्यवहार का एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्या करता है, अध्ययन करता है। अगला दूसरा चर शिक्षार्थी। अब आप देखते हो जो शिक्षार्थी है अपने सीखने के लिए, अपनी अधिगम प्रक्रिया के लिए किस पर निर्भर रहता है, शिक्षक पर निर्भर रहता है, यानी स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है, निर्भर रहता है। इसलिए शिक्षार्थी को क्या कहते हैं हम, आश्रित चर। क्या कहते हैं, आश्रित चर। तो शिक्षा मनोविज्ञान इस चर का अध्ययन करता है, तो उसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा चर क्या है शिक्षण का, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को हम क्या कहते हैं, आश्रित चर भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत शिक्षार्थी के व्यवहार और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारकों का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तीसरा पाठ्यक्रम। अब आप देख रहे हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो शिक्षा प्रक्रिया चलेगी या शिक्षण प्रक्रिया चलेगी, तो वो किसी ना किसी विषय वस्तु प्रकरण को लेकर चलेगी या पाठ्यक्रम को लेकर ही उनके बीच क्या होगा, परस्पर विचारों का आदान प्रदान होगा या पारस्परिक उनके बीच क्या होगी, अन्योन्य क्रिया होगी। परस्पर एक दूसरे की शकल तो वो नहीं देखेंगे। तो आप देख रहे इन दोनों स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच जिस विषय वस्तु को लेकर जो शिक्षा प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। तो यह पाठ्यक्रम क्या होगा, मध्यस्थ चर होगा, क्योंकि दोनों के बीच चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया को क्या कह रहा है, एक माध्यम प्रदान कर रहा है। तो आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर भी कहते हैं। और इसमें हम पाठ्यक्रम का अध्ययन, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम की आवश्यकता और भिन्न भिन्न बालकों के अनुसार किस किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे उसका सहज सरल क्या हो, सीखना बनता जाए। तो ये सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। चौथा परिस्थितियां या कहें वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वातावरण का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किस किस प्रकार का वातावरण है, वो वातावरण शिक्षा प्रक्रिया को अथवा शिक्षक एवं शिक्षार्थी को किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। ऐसा किस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाए जिससे बालक का सीखना सरल और सहज हो और शिक्षक का शिक्षण कार्य भी प्रभावी हो। तो वातावरण ही अथवा परिस्थितियों संबंधी कारकों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और अंतिम जो चर है वो है अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियां, और ये शिक्षण के अंतिम चर के अंतर्गत हम अध्ययन विधियां यानी ज्ञान की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आप देखो जिस प्रकार की ज्ञान की प्रकृति है उसकी ज्ञान की प्रकृति के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अध्ययन विधियां क्या है, शिक्षण का अंतिम चर है। तो शिक्षण के वे सभी, शिक्षण के चर क्या है, वे सभी कारक अथवा चर जो बालक के अधिगम को अथवा शिक्षक के शिक्षण को क्या करें, प्रभावित करें, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण के चर कहते हैं। शिक्षण के चर कितने होते हैं, 5। शिक्षक को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर भी कहते हैं।
और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इस चर का अध्ययन करते समय क्या है, शिक्षक के व्यवहार, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा चर शिक्षार्थी, शिक्षार्थी अपनी अधिगम प्रक्रिया के लिए किस पर आश्रित होता है, शिक्षक पर आश्रित अथवा निर्भर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आश्रित चर भी कहते हैं। और इसमें शिक्षार्थी के व्यवहार, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारक, उसकी अवस्था और उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही है वो शिक्षा प्रक्रिया किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर ही उनके बीच पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अगर ये पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो परस्पर एक दूसरे के समक्ष किस क्रिया को लेकर क्या करेंगे, अन्योन्य क्रियाएं करेंगे, या शैक्षिक व्यवस्था संचालित या शैक्षिक क्रिया संचालित होगी। तो आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी को दोनों को शिक्षा प्रक्रिया से क्या करता है, जोड़े रखता है, इसलिए यह क्या है, मध्यस्थ चर है। चौथा चर परिस्थितियां या वातावरण, वातावरण भी बालक के सीखने को एवं शिक्षक के शिक्षण कार्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो शिक्षण का चर है वातावरण, इसका भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वातावरणीय कारकों का सीखने पर यानी अधिगम पर और शिक्षण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनमें किस किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि अधिगम भी सरल हो, सहज हो और साथ ही साथ शिक्षक का शिक्षण कार्य भी प्रभावी हो। और अंतिम शिक्षण का चर है वो है अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियों के अंतर्गत हम ज्ञान की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की जो अध्ययन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनका अध्ययन कार्य भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो आज हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान के सन 1945 में अमेरिका की वैज्ञानिक परिषद के शिक्षा मनोविज्ञान विभाग ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने 5 क्षेत्र बतलाए। पहला मानव विकास, दूसरा अधिगम, तीसरा व्यक्तित्व व समायोजन, चौथा मापन एवं मूल्यांकन और पांचवा अध्ययन विधियां। फिर हमने आपको बतलाया कि जो अधिगम सीखने को, बालक के सीखने को अथवा शिक्षक के शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं, शिक्षण के चर कहते हैं। तो आप देख रहे हो शिक्षण के चर कितने होते हैं, 5। पहला शिक्षक, इसको हम स्वतंत्र चर भी कहते हैं, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको दिशा निर्देश या डायरेक्शन देने के लिए क्या पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, स्वतंत्र चर का है। शिक्षार्थी अपनी शिक्षा प्रक्रिया के लिए अधिगम के लिए किस पर निर्भर है, शिक्षक पर, इसलिए इसको क्या बोला, आश्रित चर या डिपेंडेंस फैक्टर बोला है। तीसरा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो इन दोनों को जोड़े शिक्षा प्रक्रिया को चलायमान रखने के लिए जो जोड़े रखने वाली जो चेन है वो क्या है, पाठ्यक्रम है, इसलिए इसको क्या कहा है, मध्यस्थ चर कहा है। अब आप देख रहे हैं जो चौथा जो चर है वो है परिस्थितियां अथवा वातावरण। वातावरण भी शिक्षक के शिक्षण को एवं अधिगम करता है, अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वातावरणीय कारकों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, इसके शिक्षण के चरों के अंतर्गत इसका अध्ययन कार्य करते हैं। और अंतिम है वो है अध्ययन विधियां, और अध्ययन विधियों के अंतर्गत हम क्या है, ज्ञान की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की अध्ययन पद्धतियां हैं, उनका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।